आप लोग का आपका अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड गैलेक्सी में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, जो भी हमारे भाई लोग हैं बिहार बोर्ड से हैं, 12th के हैं, 2026 में अगर आपका भी एग्जाम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर लीजिए। देखिए मेरे भाई, मैं आपको जो भी हमारे भाई विजेता बैच में ज्वाइन है उसको ये पीडीएफ मिल चुका है और मैंने क्लास कंटिन्यू कराना शुरू कर दिया है और मैंने 4 चैप्टर तक कंप्लीट करा दिया है फिजिक्स का। और मेरा 5वां चैप्टर लेकर आया है, 5वां चैप्टर कंप्लीट करा रहे हैं फिजिक्स का। भैया 25 फिजिक्स का जितना दो नंबर आपको दिया जा रहा है 107 से 110 क्वेश्चन, बस वही आपको याद करना है, उससे बाहर कुछ याद नहीं करना है। उसी सिलसिला में आपको 39 से 5वां चैप्टर शुरू हो रहा है और 39 से लेकर 50 तक ले जाएगा, यानी कि 11 को 5वां चैप्टर में आपको याद करना है, ठीक ना। चलिए सबको हम समझा देते हैं। साइंस हिंदी मीडियम में भी है, इंग्लिश मीडियम में। इंग्लिश मीडियम वाला भाई वीडियो को आधा भगा कर लीजिएगा। आधा पार्ट में हिंदी मीडियम का, आधा पार्ट में इंग्लिश मीडियम का, ठीक ना। तो वीडियो को आधा भगा कर देख लीजिएगा, इंग्लिश पार्ट में मिल जाएगा आपको। चलिए शुरू करते हैं मेरे भाई, और आपको पूरे अच्छे तरीके से समझा देते हैं, आप याद करिएगा इसको। क्या कहता है, एक छोटे छड़ चुंबक की अक्षीय स्थिति से आप क्या समझते हैं और निरीक्षीय स्थिति से क्या समझते हैं। बड़ा आसान है। अक्षीय स्थिति का मतलब क्या होता है, एक जीएल पॉइंट का मतलब क्या होता है, और इक्वाटोरियल पॉइंट का मतलब क्या होता है इंग्लिश में बोले तो बड़ा आसान है, सीधे समझिए। अक्षीय स्थिति, जब बिंदु चुंबक के अक्ष पर, 1 मिनट हो जाइए, हम इसको थोड़ा सा साइलेंट कर देते, 1 मिनट, मोबाइल को साइलेंट कर देते ताकि आपको डिस्टर्ब ना हो, बार बार साउंड का प्रॉब्लम ना हो, ठीक ना। चलिए लिखते हैं। देखिए क्या होगा, जब बिंदु चुंबक के अक्ष पर स्थित होता है तो उसे अक्षीय स्थिति कहते हैं। बड़ा आसान लाइन है। मान लीजिए ये कोई चुंबक है, यहाँ पर एस पोल है या नॉर्थ पोल है, ठीक ना। इसी रेखा पर कहीं इसी रेखा पर जो जो लाइन हुआ ना, इसी रेखा पर कोई बिंदु होगा तो इसे हम क्या बोलेंगे, अक्षीय रेखा बोलेंगे, अक्षीय स्थिति बोलेंगे। अगर लाइन है, इस पर कोई चुंबक है, एसएन पोल है, और इस पर यहाँ पर इसी रेखा पर कोई बिंदु होगा ना, उसे हम बोलेंगे अक्षीय रेखा बोलेंगे। लेकिन इस लाइन के अगर परपेंडिकुलर कोई बिंदु होगा, लंबवत कोई बिंदु होगा, तो उसे हम लोग इक्वाटोरियल बोलते हैं। क्लियर है। उसी को देखिए हम लिखे हुए हैं कि जब बिंदु चुंबक के अक्ष पर स्थित हो तो उसे अक्षीय बोलेंगे। और इसे गॉस ए पॉइंट भी बोलते हैं, गॉस ए स्थिति भी बोलते हैं, और टैन ए स्थिति भी बोलते हैं, दोनों बोलते हैं। देखिए 3 गो नाम, अक्षीय स्थिति, गॉस ए, टैन ए में कोई अंतर ना, तीनों के तीनों बात बराबर है। क्लियर है। अच्छा तीसरा का देखिए, निरीक्षक बिंदु किसे कहेंगे, निरीक्षक बिंदु किसे कहेंगे, निरीक्षक बिंदु कहेंगे कि जब बिंदु उस रेखा पर स्थित होता है जो चुंबक के माध्य तथा अक्ष के लंबवत हो। समझ लीजिए चुंबक की जो यहाँ पर एस एन पोल है, साउथ और नॉर्थ पोल है, दक्षिण और उत्तरी पोल है, इसके लंबवत जो रेखा, लंबवत जो बिंदु होगा ना, उसे हम लोग बोलते हैं निरीक्षीय रेखा। क्लियर है। बहुत बड़ा आसान है। तो इसे हम लोग गॉस बी या इसे हम लोग टैन बी के स्थिति, गॉस बी या टैन बी के भी नाम से जानते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं हुआ इसमें। चलिए नेक्स्ट। चलिए, पृथ्वी के चुंबकीय तत्वों से क्या समझते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2 नवंबर 2026 में फिक्स है इसमें से। क्या कहता है, पृथ्वी के चुंबकीय तत्वों से आप क्या समझते हैं। पृथ्वी के 3 गो चुंबकीय तत्व है। एगो दिक्पात कोण जिसे हम लोग थीटा द्वारा डिनोट करते हैं, एगो नमन कोण को हम लोग डेल द्वारा डिनोट करते हैं। इसे पढ़ते क्या पढ़ेंगे भैया, इसे हम लोग डेल पढ़ते हैं, इसे हम लोग डेल पढ़ते हैं। अच्छा 1 मिनट इसको सीधा करते हैं, इसको डेल पढ़ते हैं, ठीक ना। तो 3 गो एगो दिक्पात कोण हुआ, एक नमन कोण हुआ, एक है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, 3 गो है। अच्छा अब आइए तीनों के तीनों परिभाषा डिफाइन भी कर लेते हैं। देखिए दिक्पात कोण किसे कहेंगे, किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच का कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। चुंबकीय याम्योत्तर का मतलब क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर फोटो मैंने दिखाया है, केवल आपको याद रखना है कि चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच का कोण को हम लोग क्या बोलेंगे भैया, बस दिक्पात कोण बोलेंगे। बड़ा आसान है, कथी इसमें देखना है, देख लीजिए। इसे बोलते हैं भैया भौगोलिक याम्योत्तर, और यहाँ पर जो आकृति में आपको नजर आ रहा है इसे बोलेंगे चुंबकीय याम्योत्तर। तो इसके बीच में और इसके बीच में जो कोण बनता है उसे हम लोग बोलते हैं दिक्पात कोण। तो उसी है, किसी भी याद रखें, याद कर लीजिएगा, क्या इसका 2 नंबर, किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच का कोण को क्या बोलते हैं, दिक्पात कोण बोलते हैं। इसे हम लोग थीटा द्वारा डिनोट करते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट है नमन कोण से क्या समझते हैं। तो देखिए किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा तथा चुंबकीय याम्योत्तर में क्षैतिज रेखा के बीच का कोण का क्या बोलेंगे हम लोग, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा और चुंबकीय याम्योत्तर, जो चुंबकीय याम्योत्तर है उसके बीच के जो डिग्री, उसके बीच के जो एंगल बनेगा उसे हम लोग डेल द्वारा डिनोट करते हैं, और इसे हम लोग नमन कोण बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लोग नमन कोण बोलेंगे। क्लियर है, नमन कोण बोलेंगे, ये बात को याद रखिएगा। अगला देखिए, अगला है पृथ्वी के
पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में क्षैतिज घटक। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में क्षैतिज घटक क्या होता है, तो भैया इसका याद रखिएगा। इसका होता है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक को पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक कहते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक को पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक कहते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक को पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का घटक कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक को पृथ्वी के चुंबक, याद रखना है इसको भैया, क्या है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक को पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक कहते हैं। ये शायद मिस्टेक लिखा गया है क्या, इसको थोड़ा परिभाषा हम देकर डिफाइन कर देंगे। हमको लग रहा है परिभाषा मिस्टेक लिखा हुआ है, ठीक ना। इस परिभाषा को थोड़ा सा हम बता देंगे आपको। 1 मिनट हो जाइए, परिभाषा शायद हमको लग रहा है ये मिस्टेक लिखा हुआ है। 1 मिनट उधर, पृथ्वी के क्या लिखा हुआ है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक को क्या बोलते हैं, चुंबकीय पृथ्वी के क्षैतिज घटक बोलते हैं। 1 मिनट थोड़ा सा 1 मिनट, हाँ 1 मिनट ब्रदर, 1 मिनट याद रखिएगा इसको। 1 मिनट ब्रदर, 1 मिनट बस इसको हम ध्यान देखते हैं अभी। 1 मिनट आपको थोड़ा सा बस। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक को क्या बोलेंगे, पृथ्वी के चुंबकीय घटक बोलेंगे। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक को पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक कहलाता है। सही है, और बिल्कुल सही है। और इसका याद रखना भैया, BH, इसे BH बराबर बी याद रखना पड़ेगा आपको। B cos डेल होता है, B कहने का अर्थ होता है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और यहाँ पर BV बराबर B साइन डेल होता है। और जब tan निकालना है तो tan थीटा बराबर होता है भैया कि tan थीटा बराबर होता है अति साइन बटा में cos होता है, तो BV बटा BH कर देंगे, उसमें से फिर निकल के आएगा B बराबर इतना फार्मूला निकल आता है। तो इसको याद रखिएगा, कोई है ना मेनली आपको याद रखना पड़ेगा ये, ठीक ना। चलिए अब आते हैं इसको भाई, हम अलग इसको लेकर आते हैं अगला चैप्टर में। याद रखिएगा पृथ्वी के चुंबकीय, अगला याद रखिएगा, तीसरा का। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिए। अगला क्वेश्चन कहता है भैया चुंबकीय विभव क्या है, चुंबकीय विभव से क्या समझते हैं, चुंबकीय विभव से क्या समझते हैं। देखिए सुनिए, किसी चुंबक क्षेत्र में इकाई उत्तरी ध्रुव से अनंत तक किसी बिंदु पर लाने, किसी चुंबक क्षेत्र में इकाई उत्तरी ध्रुव को अनंत से किसी बिंदु पर लाने में जितना कार्य करना पड़ता है चुंबकीय विभव कहता है। किस प्रकार से पढ़े, विद्युत विभव कहने करते कोई चार्ज को अनंत से किसी बिंदु पर लाने पर जो काम किया जाता है उसे विद्युत विभव कहते हैं ना। उसी प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र बात बराबर वही है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में इकाई उत्तरी ध्रुव को अनंत से किसी बिंदु पर लाने में जितना काम करना पड़ेगा उसे हम क्या बोलेंगे, उसे भैया बोलेंगे चुंबकीय विभव। एक प्रकार आप समझाए थे ना, मान लीजिए आप चले गए गाँव देहात में, कहीं नाच होता है, नाच देखने चले गए। अब मान लीजिए वहीं पर सो गए, सवेरे हुआ, आपके घर से आदमी गया, आपको उठाकर आपके घर में लाने में जितना काम उसे करना पड़ा, जितना उसको वर्क करना पड़ा, काम करना पड़ा, उसी को बोलते हैं विद्युत विभव। बताए थे ना, उसी प्रकार कॉन्सेप्ट अभी है, याद रखिएगा, ठीक ना। अच्छा, तो चुंबकीय विभव का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू0 M बटा में 4πr। M क्या है, तो इसे भैया स्ट्रेंथ बोलते हैं, ताकत बोलते हैं, द्विध्रुव का ताकत है। चुंबक द्विध्रुव का शक्ति होता है, ताकत होता है, ठीक ना, याद रखिएगा। चुंबक द्विध्रुव का ताकत म्यू M बटा में 4πr। आर कहने का अर्थ डिस्टेंस होता है। चलिए अब याद रखिएगा। अगला देखिए, चुंबकीय आघूर्ण क्या है, कैसे पढ़े थे, देखिए बड़ा आसान है, मिलता जुलता है। एक पढ़े थे विद्युत विभव, उसी प्रकार चुंबकीय विभव। एक पढ़े थे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़े थे, द्विध्रुव आघूर्ण यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। उसी प्रकार भैया एक चुंबकीय आघूर्ण भी पढ़ना पड़ता है। सेम, दोनों का बहुत बढ़िया और सेम कॉन्सेप्ट है, मिलता जुलता है। देखिए वहाँ पर पढ़े होंगे भैया पी का फॉर्मूला पढ़े होंगे, P बराबर Q/12 पढ़े ना, P बराबर Q/12 पढ़े होंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर भी वही है। चुंबकीय लंबाई तथा चुंबकीय ध्रुव की शक्ति के गुणनफल को चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। वहाँ पर पढ़े होंगे भैया कि उसे P द्वारा डिनोट करते हैं, P बराबर की चार्ज के उसका डिस्टेंस जो होता है 12 होता है, उसके दोनों गुणनफल को बोलते हैं। वहाँ पर पढ़े होंगे ये विद्युत आघूर्ण में, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में। लेकिन चुंबकीय आघूर्ण कहता है चुंबक की जो लंबाई होता है वो, और उसके जो चुंबकीय ध्रुव का जो शक्ति होता है जिसे M से डिनोट करते हैं, दोनों का गुणनफल को क्या कहते हैं हम लोग, या चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। इसे कैपिटल M द्वारा डिनोट करते हैं, क्लियर है। चलिए अगला इसका ऐसा मात्र क्या होगा, तो ऐसा मात्र कुछ नहीं होगा, बड़ा आसान है। ऐसा मात्र निकालना है, तो ऐसा मात्र निकालना है तो भैया देख लीजिए, M है पोल, चुंबक के द्विध्रुव, चुंबक के आघूर्ण का यूनिट होता है एम्पियर मीटर, और फिर वो मीटर से गुना है तो एम्पियर मीटर स्क्वायर। कैसे, M का जो M कहने का जो चुंबक का जो शक्ति है ना उसका यूनिट होता है एम्पियर मीटर, और फिर वो मीटर ना है तो एक खाली देखिए M छोटका M है, एक और यूनिट होता है एम्पियर मीटर, हो गया। अच्छा, और फिर वो 12 कहने का लंबाई है, लंबाई भी तो मीटर है, लंबाई को भी मीटर में ना तो गुना हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो इसका पूरा का यूनिट है क्या आएगा, चुंबकीय आघूर्ण का यूनिट क्या होगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर, क्लियर
क्लियर है, एम्पियर मीटर स्क्वायर। इसका यूनिट क्या होता है, इसका जूल बटा टेस्ला भी होता है, याद रखिएगा। एक और होता है जूल बटा टेस्ला, जूल बटा टेस्ला, जूल बटा टेस्ला, जूल बटा टेस्ला। अगला याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला इसका बीमा होता है एल के स्क्वायर ए के पावर -1, एल के स्क्वायर ए के पावर -1, एल के स्क्वायर ए के पावर माइनस, कैसे एल के स्क्वायर, तो मीटर के स्क्वायर एल के स्क्वायर एम्पियर के पावर -1। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला 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 ध्यान दीजिए, अगला अगला ध्यान दीजिए, अगला अगला क्या कहता है सुनिए। अगला कहता है मेरे भाई, अगला चुंबकीय घूर्णन का दिशा दक्षिण से उत्तर की तरफ होता है। किस प्रकार पर है, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है उसका दिशा निगेटिव टू पॉजिटिव, निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है, उसी प्रकार चुंबकीय घूर्णन का दिशा उत्तर दक्षिण से उत्तर की तरफ होता है। किधर किधर की तरफ होता है, दक्षिण से उत्तर की तरफ होता है, दक्षिण से उत्तर की तरफ होता है। किधर किधर तरफ, दक्षिण से उत्तर की तरफ होता है, दक्षिण से उत्तर की तरफ। समझ में आ गया, कोई दिक्कत मेरे भाई, कोई दिक्कत। यहाँ पर आया, यहाँ पर कितना क्वेश्चन हो गया, 42 हो गया। चलिए नेक्स्ट 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 क्वेश्चन आते लेकर, नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा का समझिए, आइए तीसरा का आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 43 में आ जाते हैं। 43 क्या कहता है सुनिए, 43 कहता है बताइए भैया कि विद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबक के बीच में अंतर क्या क्या होता है। तो सुनिए, विद्युत चुंबक का चुंबकीय प्रबलता बदल सकता है, लेकिन चुंबकीय प्रबलता एक स्थिर रहता है। अस्थायी चुंबक का अस्थायी में अस्थिर रहबे करेगा। इसमें पदार्थ उच्च धारणशीलता रखता है, इसमें पदार्थ निम्न धारणशीलता रखता है। धारण में समझ लीजिए ग्रहण करने की क्षमता, समझ गए ना आप, कितना खा सकते हैं। तो भैया ये जो है विद्युत वाला ज़्यादा खाता है, ये कम खाता है, बस ये याद रख लीजिए। अच्छा, इसका अधिक निग्राहिता रखता है, ये कम निग्राहिता रखता है, याद रखिएगा। ये अधिक निग्राहित रखता है, ये कम निग्राहित रखता है। अगला ये कम चुंबकशीलता रखता है, ये उच्च चुंबकशीलता रखता है। यहाँ पर अधिक छूट के, यहाँ पर अधिक लिख लीजिएगा, अधिक निग्राहित रखता है। क्लियर है, याद रखिएगा। ये कम चुंबकशीलता होता है और ये अधिक चुंबकशीलता होता है। तो दोनों में याद रखना पड़ेगा, दोनों में अंतर क्या है, याद रखिएगा। क्लियर है, चलिए अगला कहता भैया कि चुंबकीय पदार्थ, सॉरी अनुचुंबकीय पदार्थ, यहाँ पर क्वेश्चन अनुचुंबकीय होगा, देख लीजिए। अनुचुंबकीय पदार्थ तथा प्रतिचुंबकीय पदार्थ के बीच का दो व्यवहारिक अंतर बताइए। बड़ा आसान है, सुनिए। अनुचुंबक पदार्थ किसे कहेंगे, एक मिनट। अनुचुंबक किसे कहेंगे, अनुचुंबक पदार्थ इसकी चुंबकशीलता से थोड़ा बड़ा होता है, एक से थोड़ा बड़ा होता है। इसकी चुंबकशीलता क्या होता है, एक से थोड़ा बड़ा होता है। इसकी चुंबकशीलता करने का अर्थ खींचने की क्षमता। जैसे एक चुंबक के बगल में जाते हैं, या किसी भी लोहा को चुंबक के बगल में जाते तो खींचता नहीं है, हाँ, तो वही चुंबकशीलता। इसकी चुंबकशीलता एक से थोड़ा छोटा होता है, याद रखिएगा, ठीक ना। अनुचुंबक का चुंबकशीलता एक से बड़ा होता है और प्रतिचुंबक का छोटा होता है। यह पदार्थ चुंबक को अपनी ओर अस्थायी रूप से आकर्षित करता है। यह चुंबक को अस्थायी रूप से आकर्षित नहीं बल्कि विकर्षित करता है, फेंकता है। कभी होता है ना, कभी चुंबक के सामने चुंबकीय को ले जाते हैं तो कभी यानी कि सटाते हैं तो सट भी जाता है, कभी कभी दूर फेंकता रहता है। यानी कि जब सेम पोल हो जाता है ना, और समान जब ध्रुव हो जाता है तो बाहर फेंकता रहता है, वो कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पर भी। तो याद रखिएगा कि यह पदार्थ चुंबक को अपनी ओर अस्थायी रूप से आकर्षित करता है, अट्रैक्शन करता है, और यह विकर्षण करता है। अच्छा, इसका उदाहरण एल हो गया, एल्युमिनियम हो गया, O2 हो गया, क्रोमियम हो गया। इसका एग्जाम्पल सोना चांदी एंटीमनी हो गया। क्लियर है, सोना चांदी एंटीमनी हो गया। क्लियर है, चलिए अगला याद रखना। अगला बैच 44 नंबर हो गया, अब अगला आते हैं 44 हो गया, अब अगला आते हैं 50। मात्र 5-6 क्वेश्चन और है, 5-6 क्वेश्चन देख लीजिए इसको अच्छे तरीके से। चलिए आइए भैया, अगला क्या कहता है सुनिए, 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्या कहता है सुनिए, क्या कहता है 45 नंबर, प्रतिचुंबक पदार्थ के 2 गुण लिखे। प्रतिचुंबक पदार्थ के 2 गुण लिखे, प्रतिचुंबक के 2 गुण लिखना है। चलिए बड़ा आसान है, कथी कहता है सुन लीजिए, आसान है। प्रतिचुंबक पदार्थ के 2 गुण निम्नलिखित है। एक में कहेंगे प्रतिचुंबक पदार्थ कमजोर चुंबकीय प्रकृति का होता है, इसमें अट्रैक्शन की क्षमता क्या होता है, कम होता है। दूसरा क्या बोलेंगे, चुंबकीय पदार्थ में सभी इलेक्ट्रॉन जोड़ा में होता है। याद रखिएगा, प्रतिचुंबक पदार्थ में सभी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पेयर्ड होता है, जोड़ा में होता है। इसलिए इसमें कोई अस्थायी चुंबक अस्थायी चुंबक आघूर्ण प्रति परमाणु नहीं बनता है। याद रखिएगा, क्या कहा है कि आपको याद रखना पड़ेगा। प्रतिचुंबक पदार्थ के 2 गुण है। पहला याद रखिएगा, इसका जो अट्रैक्शन का क्षमता होता है ना, कम होता है, इसका चुंबकीय प्रकृति कम होता है। दूसरा का, प्रतिचुंबक पदार्थ का सभी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जोड़ा में होता है, इसलिए इसमें कोई अस्थायी चुंबकीय आघूर्ण प्रति परमाणु नहीं बनता है, आपको याद रखना पड़ेगा। अब अगला मेनली आप याद रखिए, इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, बेजोड़ा नहीं बल्कि जोड़ा में होता है, ये याद रखना है आपको। आइए फिर आप प्रतिचुंबक बाद अनुचुंबक पदार्थ के कोई 2 गुण बताइए, तो बस उसका विपरीत इसका भी अनुचुंबकीय पदार्थ भी होता है ना, इसका भी चुंबकीय प्रकृति यानी कि अट्रैक्शन करने की क्षमता कमजोर होता है। अच्छा, लेकिन उससे ज़्यादा कमजोर होता है। और उसके बाद प्रतिचुंबकीय पदार्थ में इलेक्ट्रॉन बेजोड़ा में होता है, वहाँ पर जोड़ा में होता है, ये बेजोड़ा में होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, यहाँ पर अनपेयर्ड होता है, यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। चलिए अगला भैया क्या है, 47 में क्यूरी तापमान क्या है, 2025 का क्वेश्चन है। क्यूरी तापमान क्या है, क्यूरी तापमान किसे कहेंगे सुनिए, वह तापमान जिस पर कोई पदार्थ अपने लौह चुंबक गुणों को खो देता है और अनुचुंबक में बदल जाता है। ऐसे समझिए, आपके पास कोई पावर करने की क्षमता है, लेकिन आपको आपके हाथ पर, जैसे मान लीजिए आपके हाथ का काम करने का क्षमता को, अगर मान लीजिए अगर आपको हाथ पर कोई पक जाए तो आपके हाथ करने की क्षमता कम जाता है कि ना। बस वही बात इसके साथ भी हुआ कि वह तापमान जिस पर कोई पदार्थ लौह चुंबक पदार्थ करने का अर्थ है कि वह बहुत ही ज़्यादा अच्छे
तरीका से अट्रैक्शन कर सकता है किसी भी लोहा वाला पदार्थ को, उसका क्षमता गर्म कर देने पर उसका क्षमता कम जाता है, उसका आकर्षण करने की क्षमता कम जाता है और वो अनुचुंबकीय में बदल जाता है, यानी कि उसके क्षमता में कम आ जाता है। तो उसी तापमान को हम क्या बोलेंगे, उसी तापमान को बोलते हैं क्यूरी तापमान। समझ में आ गया? वह तापमान जिस पर कोई पदार्थ अपने लौह चुंबक गुणों को खो देता है और अनुचुंबक में बदल जाता है, तो उसे क्या बोलेंगे, क्यूरी तापमान बोलेंगे। ठीक ना? अच्छा, अब ये क्यूरी का नियम क्या कहता है? क्यूरी का नियम मेरे भाई, क्यूरी का नियम क्या कहता है? सुनिए, क्यूरी का नियम किसी अनुचुंबकीय पदार्थ किसी चुंबकीय प्रकृति का मान तापमान के वितरण बाकी होता है। बड़ा आसान है। किसी भी अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति को एक्सएम कहते हैं। चुंबकीय प्रकृति का मान का व्युत्क्रमानुपाती होता है। चुंबकीय प्रकृति का मान तापमान का व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का अर्थ है कि अगर तापमान बढ़ेगा तो चुंबकीय प्रकृति घटेगा, अगर तापमान घटेगा तो चुंबकीय प्रकृति बढ़ेगा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब यही ना होता है, उल्टा। इसमें एक्सएम जो होता है ना, एक्सएम करने का तो चुंबकीय प्रकृति का जो मान है व्युत्क्रमानुपाती है टेम्परेचर का। तो 1/T लिखिए, 1/T करने का टेम्परेचर। क्लियर है? अच्छा हटिए, तो इसको माने कि उसको भैया यानी कि समानुपाती विकर्णपाती का चिन्ह हटाने का, और उसके जगह पर क्या ले लेंगे, बराबर का चिन्ह लेंगे तो कांस्टेंट लेंगे। कांस्टेंट हम सी लेते हैं क्योंकि क्यूरी दिया है, तो क्यूरी का मतलब सी ले लीजिए कांस्टेंट, क्योंकि जिसका नाम से रहता है तो कांस्टेंट उसी को अधिकतर लिया जाता है। तो सी ले लिए, तो एक्सएम बराबर सी गुना टी आता है। अब वहाँ पर एक्सएम बराबर फॉर्मूला क्या आ गया, C/T, क्योंकि जब इसको हटाते हैं बराबर चिन्ह लेते हैं तो कांस्टेंट लेना पड़ता है। तो कांस्टेंट ले लिए सी, और C/T हो गया फॉर्मूला। तो एक्सएम बराबर क्या हो, C/T। तो क्यूरी का नियम है। क्यूरी का नियम क्या कहता है, बड़ा सीधे समझ लीजिए। किसी अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति का जो मान होता है ना, तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का अर्थ है अगर कोई अनुचुंबकीय पदार्थ है, तापमान बढ़ाइएगा तो ओकर अट्रैक्शन की क्षमता कमेगा और घटाइएगा तो बढ़ेगा। समझ में आ गया? अगला C बराबर क्यूरी का नियतांक है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए 48 नंबर हम लोग पढ़ लिए। अब आगे पढ़ते एक और लास्ट होगा मेरे भाई, एक और लास्ट होगा। चलिए पढ़ते, वहाँ पर पढ़ लिए भाई। 49 पढ़ते हैं। 49 क्या कहता है, नमन कोण क्या है? जस्ट अभी पीछे ही पढ़े नमन कोण, पढ़े हैं ना। नमन कोण से क्या समझते हैं, तो भूचुंबकीय क्षेत्र तथा भूचुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज विघटन के बीच के कोण को क्या कहते हैं हम लोग, अनुचुंबक, उसको नमन कोण कहते हैं। आप याद रखना पड़ेगा, आपको डेली से डिनोट करते हैं। किसी स्थान के आभासी नमन कोण से क्या समझते हैं, तो जब नमन वृत्त चुंबकीय या म्योदय रेखा पर नहीं होता है तो चुंबकीय सुई द्वारा क्षैतिज के साथ बनाया गया कोण को आभासी नमन कोण। भाई कुछ ये आपको याद रखना पड़ेगा। एक चीज़ समझ लीजिए, चार्ज वाला में, चुंबक वाला में, ये सारे चीज़ इसके अंदर का घटना है, हम लोग नहीं देख पाते हैं। तो अभी जिस प्रकार से हम भी, आपको याद रखना पड़ेगा। अधिकतर समझ लीजिए, कोई चीज़ हम देख पाते, प्रकाश को हम देख पाते, लेकिन प्रकाश को कोई उसके बारे में डिफिनेशन है, लेकिन कोई चीज़ को नहीं देख पाते। जैसे चार्ज को हम ना देखें ना टीचर देखा, कोई नहीं देखा, तो अधिकतर चीज़ में उसमें हम लोग ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है। तो इसमें क्या करना, आपको अधिकतर याद रखना पड़ेगा। ठीक ना? तो याद रखिएगा, इस सारा याद रखिएगा। 50 को क्वेश्चन हमने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। ये हिंदी मीडियम समझाए। अब आइए भैया इंग्लिश मीडियम की बारी है, तो इंग्लिश मीडियम को समझाते हैं। ठीक ना? इसको याद रखिएगा, इंग्लिश मीडियम की बारी है तो इंग्लिश मीडियम समझाते हैं। भाई अब आइए इंग्लिश मीडियम में, क्लियर हो गया मेरे भाई? अब अगला आइए इंग्लिश मीडियम वाले भाई लोग, इंग्लिश मीडियम जो भी इंग्लिश मीडियम वाला, आइए समझिए क्या कहता है। चलिए इंग्लिश मीडियम वाले भाई सुनिए क्या कहता है। इंग्लिश में कहता है, एक्सप्लेन इन ऑन द पोजीशन ऑन ब्रॉड साइड ऑफ द पोजीशन ऑफ ए बार मैग्नेट। कोई बार मैग्नेट कहने का छड़ चुंबक, छड़ के आकृति का चुंबक होता है, इस प्रकार का चुंबक होता है। साउथ पोल नॉर्थ पोल होता है, इस प्रकार का चुंबक होता है। तो इसमें बताइए, इसमें आप इसका कहेगा आपको इन डाउन पोजीशन का मतलब क्या होता है और ब्रॉड साइड पोजीशन का मतलब क्या होता है। सीधे समझिए, एक जीएल लाइन पढ़े दूसरा का चैप्टर में, इक्वाटोरियल लाइन पढ़े, वही है, इसका नाम बदल के दिया है। इसका कहने करते एक जीएल, इसका कहने करते इक्वाटोरियल। तो बड़ा आसान है। अगर मान लीजिए ये कोई लाइन है, लाइन पर एक चुंबक है, ये एस है, ये नहीं, यहाँ तक चुंबक है, तो इसी लाइन पर जो बिंदु होगा ना, उसी को हम लोग इन डाउन द पोजीशन यानी कि एक जीएल लाइन कहते हैं और पढ़ाए होंगे। और इसके परपेंडिकुलर जो बिंदु होता है ना, उसे इक्वाटोरियल लाइन या ब्रॉड साइड पोजीशन कहते हैं। बस वही बात बराबर है, उसी को हम अपना भाषा में समझा देखिए क्या कहता है। द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विच लाइज ऑन मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ द मैग्नेट। किसी भी मैग्नेट के जो अक्ष होता है, उसी पर जो बिंदु होता है, उसे हम लोग बोलते हैं इन डाउन द पोजीशन। इसे हम लोग गॉस ए पोजीशन के भी नाम से जानते हैं और टैन ए पोजीशन के भी नाम से जानते हैं। और क्या कहता है, सुन लीजिए, यहाँ पर नीचे देखिए क्या कहता है कि द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, वैसा बिंदु विच लाइज जो ऑन ए लाइन ऑफ द थ्रू द सेंटर ऑफ द मैग्नेट परपेंडिकुलर टू द मैग्नेट एक्सिस। कोई मैग्नेट है, उसके सेंटर से जो लाइन ऊपर परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर लिया गया है, उसमें जो यहाँ पर जो बिंदु होता है, इसे हम लोग ब्रॉड साइड पोजीशन बोलते हैं, या गॉस बी पॉइंट बोलते हैं, या टैन बी पोजीशन बोलते हैं। क्लियर है? इसको याद रखिएगा। चलिए अगला
अगला याद रखिएगा। अगला अगला क्या कहता है सुनिए, व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेट ऑफ द मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ द अर्थ। एलिमेंट मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ यानी कि पृथ्वी के चुंबकीय पदार्थ से आप क्या समझते हैं। मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ द अर्थ के मैग्नेटिक एलिमेंट से आप क्या समझते हैं। देखो 3 गो मैग्नेटिक एलिमेंट है, कौन कौन है। तो एक है मेरे भाई मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, और इसे थीटा द्वारा डिनोट करते हैं। एक है मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन, इसको हम लोग डेल द्वारा डिनोट करते हैं। डेल 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 डेल, इसको क्या पड़ेगा, डेल 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 द्वारा डिनोट करते हैं। और तीसरा का है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ, याद रखिएगा इसको। आप तीनों के तीनों को डिफाइन भी कर देते हैं। डिफाइन कर देते हैं क्या कर सुनिए। मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन क्या है, तो बड़ा आसान है, याद रखिएगा इसको। देखिए ये जो लाइन है ना यहाँ पर जो फिगर में दिख रहा है, इसको बोलते हैं जियोग्राफी मेरिडियन। और जो नीचे है ना इसको बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। तो देखिए एंगल बिटवीन जियोग्राफी मेरिडियन, जियोग्राफी मेरिडियन के बीच के एंगल और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच के एंगल को क्या बोलेंगे हम लोग भैया, सब आसान है, सिंपल। कि जियोग्राफी मेरिडियन ओकरा बाद अति इसको हम हिंदी में बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं भौगोलिक याम्योत्तर, और इसको बोलते हैं चुंबकीय याम्योत्तर। तो भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर के बीच के कोण को क्या बोलते हैं हम लोग, मैग्नेटिक मेरिडियन बोलते हैं, सॉरी मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन बोलते हैं। यानी कि एंगल बिटवीन जियोग्राफी मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन इज कॉल्ड क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड क्या कहेंगे, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। इसे हम लोग डिनोट करते हैं थीटा के द्वारा। क्या डिनोट करते हैं, थीटा के द्वारा। क्लियर है। चलिए इसी को हम लोग एंगल ऑफ डिप भी बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आगे आते, इसके बाद आगे समझाते हैं आपको। इसके बाद आगे समझाते हैं भैया, आ जाइए कहाँ, इसके बाद आगे यहाँ पर आ जाइए। चलिए इसके बाद आगे समझाते हैं, आगे भैया आगे देखिए। आगे क्या कहता है, अति मैग्नेटिक अगला है, अगला भैया सॉरी, उसे एंगल ऑफ डिप नहीं कहते, उसे हम लोग सीधे उसको वहाँ इसको एंगल ऑफ डिप करेंगे। यहाँ पर देखिए मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन या इसे डिप के मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन है या मैग्नेटिक डिप है, बात बराबर है। इसे हम लोग डेल द्वारा डिनोट करते हैं, डेल द्वारा। इसका वैल्यू इसका परिभाषा क्या है, तो सुनिए। एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ द मैग्नेटिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन। बड़ा आसान है। जो मैग्नेटिक मेरिडियन था ना, जो मैग्नेटिक मेरिडियन ई वाला लाइन को मैग्नेटिक मेरिडियन बोलते हैं, वाला लाइन को मैग्नेटिक मेरिडियन की दिशा, मैग्नेटिक मेरिडियन और चुंबकीय क्षेत्र के तीव्रता के दिशा के बीच जो एंगल बनता है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं भैया एंगल ऑफ डिप बोलते हैं या मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन बोलते हैं। इसे हम लोग डेल के द्वारा डिनोट करते हैं। डेल का ऐसा होता है, ऐसा साइन होता है डेल का, ठीक ना। इसे डेल द्वारा डिनोट करते हैं। अगला यहाँ पर हो गया, ये भी क्लियर है आपका। अगला समझाते हैं मेरे भाई। अगला आप यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। अब आइए यहाँ पर अगला क्या कहता है सुनिए। अगला कहता है मैग्नेटिक पोटेंशियल से क्या समझते हैं, तो कि एक प्रकार से कैसे पढ़े, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में पढ़े होंगे कि चार्ज को कोई बिंदु से चार्ज को अनंत से कोई बिंदु पर लाने में जो काम करना पड़ता है ना, उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पढ़े हैं ना विद्युत इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसी प्रकार से आप किसी भी नॉर्थ पोल को इन्फानाइट से किसी बिंदु पर लाने में जो किया गया कार्य होगा ना, उसे हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक पोटेंशियल बोलेंगे। बात बराबर है। देखिए द अमाउंट ऑफ वर्क डन, कार्य की वह मात्रा ब्रिंगिंग द यूनिट नॉर्थ पोल फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट इन द मैग्नेटिक फील्ड, कि किसी भी यानी कि नॉर्थ पोल को इन्फानाइट से किसी बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड के किसी बिंदु पर लाने में, ब्रिंगिंग मींस लाने पर जो वर्क डन करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं भैया, उसे हम लोग मैग्नेटिक पोटेंशियल बोलते हैं। इसका परिभाषा और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का परिभाषा दोनों का वैल्यू सेम मिलता जुलता है। जिस पर यहाँ पर याद रखना पड़ेगा आपको कि मैग्नेटिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट एम बटा में 4πm। एम करने का अर्थ होता है पोल स्ट्रेंथ करने का अर्थ है ताकत करने का अर्थ चुंबक के सबसे ताकत, मान लीजिए चुंबक में 2 पोल होता है, वो एस पोल होता है, वो नॉर्थ पोल होता है। तो साउथ पोल नॉर्थ पोल के ई जो होता है ना, एवा सबसे ज़्यादा क्षमता होता है, चुंबक के खींचने की क्षमता सबसे ज़्यादा अजंगे होता है। तो ये एकरे को एम कहते हैं, इसी को एम बोलते हैं, इसको माइनस एम बोलते हैं, इसको प्लस एम बोलते हैं। क्लियर है। अच्छा उसी को एम द्वारा डिनोट किए हुए, ठीक ना। अच्छा अगला देख लीजिए। अगला एम बराबर वही लिखे कि एम बराबर क्या है, तो पोल स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट का ताकत है, ध्रुव का ताकत है, जो कोंटा वाला था ना उसे है। चलिए अगला एक्सप्लेन मैग्नेटिक मोमेंट। किस प्रकार पढ़े इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़े, उसी प्रकार मैग्नेटिक मोमेंट है। डाइपोल मोमेंट पढ़े होंगे P बराबर Q × 12 पढ़े है ना। और यहाँ पढ़ना है एम बड़का एम बराबर छोटका एम गुने पढ़ना है आपको 12 पढ़ना है, बस बराबर है, बात बराबर है। वहाँ पर पढ़ना है P बराबर Q × 12 और यहाँ पर पढ़ना है M × 12। क्या कहता है सुनिए, आगे देखिए परिभाषा क्या कहता है सुनिए। परिभाषा बड़ा आसान है, वही बात है। इट इज़ द प्रोडक्ट, यह एक प्रकार का गुणनफल है, मैग्नीट्यूड ऑफ द आइदर स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट, यानी कि मैग्नेट का जो स्ट्रेंथ है, ताकत है, जो एम पोल है, जो साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है, उसका ताकत है, उसका वैल्यू, और लेंथ है, जो डाइपोल लेंथ है, इसका जो लंबाई होगा, मैग्नेट का जो लंबाई होगा 12, उसके दोनों का गुणनफल को क्या कहेंगे हम लोग भैया, उसके दोनों गुणनफल को हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट कहेंगे। क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट। समझ में आया ना। जैसे मान लीजिए कोई मैग्नेट है, यहाँ पर एस है, एन है, दोनों के बीच डिस्टेंस के बीच के एन है, एम है, तो यहाँ पर एम माइनस एम रहता है, यहाँ पर प्लस एम रहता है, तो दोनों के बीच के एम से एम गुना कर
दीजिए या दोनों के बीच के एंगल को सॉरी दोनों के बीच के लंबाई को गुना कर देंगे तो क्या निकलेगा, मैग्नेटिक मोमेंट निकलेगा। वही लिखे हैं इट इज द प्रोडक्ट, ऑफ गुणनफल है मैग्नीट्यूड ऑफ द आइदर स्ट्रेंथ, दोनों में से कोई एगो ताकत और मैग्नेटिक डाइपोल लेंथ, जो लेंथ था 12 उसका गुणनफल है। इसे कैपिटल एम द्वारा डिनोट करते हैं। कैपिटल एम का फॉर्मूला एम छोटका एम गुना 12, छोटका एम गुना 12, छोटका एम 12, छोटका एम गुना 12, छोटका एम गुना 12, छोटका एम गुना 12। चलिए अगला, इसका ऐसा यूनिट देखना है तो ऐसा यूनिट देखिए भैया, मैग्नेटिक मूवमेंट का होता है एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर हो गया। फिर 12 है, 12 का फिर वो मीटर होता है क्योंकि 12 लंबाई, लंबाई का मीटर तो मीटर गुना मीटर, मीटर स्क्वायर, तो वही लिखे एम्पियर मीटर स्क्वायर या जूल बटा टेस्ला। जूल बटा टेस्ला या टेम्परेचर ना है, टाइम ना है, जूल बटा टेस्ला है, जूल बटा टेस्ला याद रखिए, जूल बटा टेस्ला, जूल बटा टेस्ला, जूल बटा टेस्ला, टेस्ला टेस्ला तस्ला ना टेस्ला, टेस्ला याद रखिए, जूल बटा टेस्ला, जूल बटा टेस्ला, ठीक ना, याद रखिए। चलिए अगला, अगला अगला क्या कहता है, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट साउथ टू नॉर्थ, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो मैग्नेटिक का दिशा होता है साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है, दक्षिण से उत्तर की तरफ होता है। किस प्रकार पढ़े हैं कि डाइपोल, जो डाइपोल होता है उसमें उसका जो दिशा होता है -4 से +4 की तरफ होता है ना, उसी प्रकार से जो मैग्नेटिक मोमेंट में होता है, मैग्नेटिक मोमेंट होता है उसका दिशा साउथ से दक्षिणी से उत्तर की तरफ होता है, दक्षिण से उत्तर की तरफ होता है, दक्षिण से उत्तर की तरफ होता है। क्लियर है। चलिए अगला, डायरेक्शन, अच्छा डायमेंशन कैसे निकालेंगे तो भैया देखिए, मीटर स्क्वायर, तो मीटर का लेंथ होता है एल होता है तो एल स्क्वायर कर देंगे, कौन करते हैं एम्पियर, तो एम्पियर के एक पावर -1 लिखेंगे क्योंकि करंट का एम्पियर होता है, ठीक ना, एम्पियर। समझ में आ गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। कितना हो गया, कैमा क्वेश्चन हो गया ये आपको हो गया क्वेश्चन नंबर, ये आपको हो गया 42। चलिए 43 लाते हैं, 43 लाते हैं, समझ में आ गया, 43 लाते हैं। चलिए 43 लाते हैं, 43 आते हैं, 43 को समझाना है यहाँ पर, ये हो गया क्लियर है। 43 आज मेरे भाई, 43 क्या कहता है सुनिए, 43 क्या कहता है सुनिए, ध्यान दीजिए। 43 क्या कहता है, 43 कहता है भैया वाट सॉरी यहाँ पर कहता है 43 में क्वेश्चन में कहता है, ध्यान दीजिए। 43 में क्वेश्चन कहता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट और पैरामैग्नेट, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोमैग्नेट और पैरामैग्नेट में क्या अंतर है, तो सीधे याद रखिए। इलेक्ट्रोमैग्नेट, द मैग्नेट ऑफ द द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, यानी कि चुंबकीय ताकत, इलेक्ट्रोमैग्नेट का चुंबकीय ताकत चेंज हो सकता है, कैन बी चेंज, लेकिन पैरामैग्नेट का जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होता है, ताकत होता है, फिक्स होता है, चेंज नहीं होता है। पहला बात समझ में आ गया, याद रखना पड़ेगा आपको भाई, ये आपके टीचर लोग भी शायद कॉपी में नहीं पढ़ाए होंगे, पूरा विश्वास के साथ कहते हैं, ठीक ना। अच्छा, द मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट हैज हाई रेंटिविटी, याद रखिएगा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट मटेरियल होता है उसमें हाई रेंटिविटी होता है, और जो पैरामैग्नेट होता है उसका, जो पैरामैग्नेट मटेरियल होता है उसका जो उसमें क्या होता है, उसमें लो रेंटिविटी होता है, इसमें हाई रेंटिविटी होता है, इसमें लो रेंटिविटी होता है। क्लियर है। अच्छा अगला 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 अगला, अब रेंटिविटी का मतलब क्या होता है बताते हैं अभी सुनिए। इसका परमेबिलिटी, इसमें लो परमेबिलिटी होता है, लो परमेबिलिटी कहने के चुंबकीय गुण। अच्छा, इसमें होता है हाई परमेबिलिटी होता है। क्लियर है। इसमें लो परमेबिलिटी होता है, इसमें हाई परमेबिलिटी होता है। याद रखिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट में लो परमेबिलिटी और पैरामैग्नेट में हाई परमेबिलिटी होता है, तो इसमें याद रखिएगा दोनों में तुलना है भाई, याद रखिए। इसमें हाई रेंटिविटी, लो परमेबिलिटी, इसमें लो रेंटिविटी, हाई परमेबिलिटी। क्लियर है, आपको याद रखना पड़ेगा। अच्छा, अब अगला क्या कहता है सुनिए, अगला क्या कहता है, स्टेट टू कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन बिहेवियर ऑफ द पैरामैग्नेट और डाईमैग्नेट और पैरामैग्नेट के बीच में कोई व्यवहारिक सा दो गो अच्छा तरीका से कोई अंतर लिखिए, तो बड़ा आसान है। सुनिए, पैरामैग्नेट किसे बोलेंगे, डाईमैग्नेट किसे बोलेंगे, सुनिए ध्यान से। पैरामैग्नेट किसे बोलेंगे, डाईमैग्नेट किसे बोलेंगे। ठीक है, पैरामैग्नेट दो सबस्टेंस, वैसे सबस्टेंस विच इज वीकली अट्रैक्ट बाई मैग्नेट, एक मैग्नेट के द्वारा, एक चुंबक के द्वारा जो तंका खींचा जाएगा, यानी एकदम धड़ाक से ना, जैसे लोहा को बगल में ले गए तो बहुत तेजी से खींच लेता है, तो वो ना जे थोड़ा चुंबक वगैरह खींचे तो ओहन पदार्थ को पैरामैग्नेट बोलते हैं। और दो सबस्टेंस विच इज रिपेल बाई मैग्नेट, जो चुंबक के द्वारा खींची ले ना जाए बल्कि ओकरा रिपेल कर जाए, विकर्षण कर जाए, दूर चुंबक के बगल में ले जाने के बाद ओकरा दूर फेंके, ओकरा आकर्षण न करे, तो ओकरा हम कथी कहेंगे, डाईमैग्नेट कहेंगे। क्लियर है। अच्छा अगला, अच्छा इट्स परमेबिलिटी ग्रेटर देन 1, इसका परमेबिलिटी 1 से ज़्यादा होता है, जबकि इट्स परमेबिलिटी लेस देन 1, इसका परमेबिलिटी जो होता है क्या होता है, 1 से कम होता है। याद रखिएगा, इसका परमेबिलिटी 1 से ज़्यादा, इसका परमेबिलिटी 1 से कम होता है। अच्छा अगला कहता है, इसका एग्जाम्पल हो गया एल्युमिनियम O2 प्लेटिनियम, इसका एग्जाम्पल हो गया गोल्ड सिल्वर एंटोमनी। क्लियर है, गोल्ड सिल्वर एंटोमनी, इस बात को याद रखिए। चलिए नेक्स्ट कितना हो गया, 44 तक हो गया, आपको यहाँ तक हो गया, 44 हो गया। अब आगे देखिए, ध्यान दीजिए। अब आइए अगला क्या कहता है, राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ द डाईमैग्नेट सबस्टेंस और राइट डाउन 2 प्रॉपर्टीज ऑफ द डाईमैग्नेटिक सबस्टेंस। डाईमैग्नेटिक सबस्टेंस का 2 प्रॉपर्टी लिखिए। डाईमैग्नेटिक सबस्टेंस वैसा पदार्थ, देखिए पहला लिखे हैं, डाईमैग्नेटिक सबस्टेंस है वीक निगेटिव सस्पेक्टिबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डाईमैग्नेटिक सबस्टेंस का
क्या होता है कि सस्पेक्टिबिलिटी क्या होता है, कमज़ोर होता है। सस्पेक्टिबिलिटी क्या होता है, कमज़ोर होता है। और इन द मैग्नेट मटेरियल ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, और इसमें जो मैग्नेट जो भी डाईमैग्नेटिक मटेरियल होगा उसका जितना भी इलेक्ट्रॉन होता है पेयर्ड होता है। तो याद रखिएगा डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस का क्या होता है, सस्पेक्टिबिलिटी क्या होता है, निगेटिव होता है, कमज़ोर होता है। और उसमें जितना भी इलेक्ट्रॉन होता है उसका जो भी मैग्नेटिक एलिमेंट होगा, जो भी मैग्नेटिक पदार्थ होगा उसका जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होता है, पेयर में होता है। सो देयर इज नो परमानेंट नेट मैग्नेट मोमेंट ऑफ परमानेंट, ये छोड़ दीजिए, आपको याद रखिएगा कि केवल इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है क्या होता है, पेयर होता है। अच्छा, अब उसी प्रकार आप आइए, तो ये तो डाई मैग्नेट का दो प्रॉपर्टी था, और पढ़ लेते हैं पैरामैग्नेट का दो प्रॉपर्टी। पैरामैग्नेट दो प्रॉपर्टी कहती, सुन लीजिए, पैरामैग्नेट दो प्रॉपर्टी कहती कहता है राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक का दो प्रॉपर्टी बताइए, तो पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक मटेरियल उसे बोलेंगे जिसमें वीक पॉजिटिव सस्पेक्टिबिलिटी हो। देखिए डाई मैग्नेटिक में वीक नेगेटिव सस्पेक्टिबिलिटी था, इसमें वीक पॉजिटिव सस्पेक्टिबिलिटी है। अच्छा, उसमें है, उसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इसमें यहाँ पर पारा लिखना छूट गया है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है अनपेयर्ड होता है, बेजोड़ा में होता है। क्लियर है, बड़ा आसान है। ओकर सस्पेक्टिबिलिटी वीक होता है, निगेटिव होता है, एकर सस्पेक्टिबिलिटी वीक होता है, पॉजिटिव होता है। ओकर में प्योर इलेक्ट्रॉन रहता है, में अनप्योर इलेक्ट्रॉन रहता है। क्लियर है, दोनों में डिफरेंट याद कर लीजिएगा। चलिए अगला पढ़ेंगे भैया, क्यूरी टेम्परेचर क्या है, सुनिए। क्यूरी टेम्परेचर क्या है, क्यूरी का टेम्परेचर क्या है, क्यूरी का टेम्परेचर क्या कहता है, द क्यूरी टेम्परेचर इज द स्पेसिफिक टेम्परेचर एट विच फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लॉसेज ऑफ द फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड ट्रांसमिशन इनटू ए पैरामैग्नेटिक मटेरियल। ऐसे समझिए। अब भाई आपके हाथ में काम करने की ताकत बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आपको हाथ को पका दिया जाएगा तो आपके हाथ से काम करने की ताकत पहले का अपेक्षा कम हो जाएगी कि ना, सही बात है कि ना। वही बात है भैया, कि कह रहा है कि वह अगर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल करने का तो वह पदार्थ जो एकदम लोहा हुआ को अपने और बहुत तेज़ी से आकर्षित करता है, तो भाई इसको तेज़ी से आकर्षित करता है ना, तो इसको गर्म कर देंगे ना तो इसमें क्षमता कम आ जाएगा। यानी कि यह जो है ना फेरोमैग्नेटिक से पैरामैग्नेटिक बदल जाएगा। पैरामैग्नेटिक करने का तो वह पदार्थ जो घींच घाच करे चुंबक को, यानी लोहा को घींच घाच करे, लेकिन बहुत कम मात्रा में, यानी कि उतना ताकत लगा के ना, यानी कि आपका ताकत को कम कर देंगे। तो वह टेम्परेचर वही कह रहा है, सुन लीजिए, कि द क्यूरी टेम्परेचर इज द स्पेसिफिक टेम्परेचर, वह विशेष टेम्परेचर एट विच जिस पर फेरोमैग्नेटिक जो मटेरियल होता है लॉसेस मीन्स खो देता है अपना फेरोमैग्नेटिक गुण को, और फेरोमैग्नेटिक गुण को खो देता है, और ट्रांसमिशन मीन्स बदल जाता है इनटू मीन्स में पैरामैग्नेटिक मटेरियल बदल जाता है। यानी कि वह तापमान जिस पर फेरोमैग्नेटिक पदार्थ जो होता है ना अपना फेरोमैग्नेटिक गुण को खो देता है, यानी कि अट्रैक्शन करने की क्षमता को खोकर वह पैरामैग्नेटिक मटेरियल बदल जाता है, यानी कि क्षमता पहले की अपेक्षा कम हो जाता है। हम बताएं ना, हाथ आपका जला देंगे तभी आपके हाथ का क्षमता कम जाएगा कि ना, कम जाएगा, बिल्कुल कम जाएगा। चलिए अगला था 47 हो गया। अब आते हैं लास्ट वाला, एक 48 होगा यहाँ पर। एक मिनट 47 तक हो गया मेरे भाई, 48 हो गया, 1 मिनट आएगा। अब आता है क्यूरी लॉ। क्यूरी लॉ क्या कहता है, बड़ा आसान है। क्यूरी लॉ कहता है कि द मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी को एक्सएम द्वारा डिनोट करते हैं। जो मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी होता है एक्सएम होता है, वह पैरामैग्नेट का जो मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी होता है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का। कह रहा है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी कमेगा, अगर टेम्परेचर को घटाएंगे तो मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी बढ़ेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब यही ना, एगो बढ़े तो एगो कम, एगो घटे तो एगो बढ़े, रेस्पेक्टिव यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहते का मतलब होता है कि बढ़े तो ये बढ़े, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि टेम्परेचर अगर बढ़ाइएगा तो ये कमेगा, और ये टेम्परेचर घटाइएगा तो ये बढ़ेगा। याद रखिएगा क्या कहता है क्यूरी का लॉ, क्या कहता है क्यूरी का नियम कहता है कि द मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी ऑफ ए पैरामैग्नेटिक मटेरियल, किसी भी पैरामैग्नेटिक मटेरियल का जो मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी होता है इसे एक्सएम द्वारा डिनोट करते हैं, वह टेम्परेचर का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब यहाँ से इसको समीकरण को थोड़ा ठीक ठाक कीजिएगा, समीकरण को ठीक करेंगे, यानी कि डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो वहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल के जगह पर अगर हम यदि बराबर का चिन्ह लेंगे तो वहाँ पर कांस्टेंट लेना पड़ेगा, और कांस्टेंट हम क्यूरी का नियम है तो सी ले लेते हैं। देख लीजिए यहाँ पर बराबर, इसको हटाए बराबर चिन्ह लिए तो कांस्टेंट सी ले लिए, और दोनों को गुना कर दीजिएगा तो सी बटा टी आएगा। लास्ट में फॉर्मूला आएगा एक्सएम बराबर सी बाई टी। क्लियर है, याद रखिएगा। अच्छा, सी क्या होता है तो क्यूरी कांस्टेंट है। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा भाई। याद रखिएगा कि सीधे कहता है कि मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी ऑफ ए पैरामैग्नेटिक, किसी भी पैरामैग्नेट का मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी क्या होगा, टेम्परेचर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगला कहता है व्हाट डू यू मीन बाय अपरेंट एंगल ऑफ डीप एट एनी पॉइंट, किसी भी एक मिनट बस एक सेकंड थोड़ा सा एक मिनट बता, रुक जाइए, इसको थोड़ा सा ऑफ छोटा करना पड़ेगा।
आइए आइए, चलिए क्या कहता है। हाँ चलिए क्या कहता है, सुनिए क्या कहता है, बड़ा आसान है, वीडियो कुछ आने बस। कहता है मेरे भाई कि व्हाट डू यू मीन बाई अपेरेंट एंगल ऑफ डीप एट एनी पैलेस। किसी भी जगह पर अपेरेंट एंगल ऑफ डीप का मतलब क्या होता है। अपेरेंट एंगल ऑफ डीप, तो अपेरेंट एंगल ऑफ डीप का मतलब क्या होता है, सुनिए। द एंगल मेड बाय मैग्नेटिक नीडल विथ द हॉरिजेंटल इन दिस केस एग्जाम्पल व्हेन द, देखिए ना ये टीचर आपको बताए होंगे ना आपको कोई पढ़ाया होगा, दो क्वेश्चन भाई आपको हम भी याद रखें, आपको भी याद रखना पड़ेगा, बाकी हम थोड़ा बहुत इसको कर बोल कर समझा देते हैं। देखिए कुछ ही है जो अब पूछा गया, बिहार बोर्ड कभी कभी ऐसा होता है ना, कभी कभी टफेस्ट वाला पूछ दिया, तो तभी ना कहता है कोई टीचर का नहीं आया, और वही क्वेश्चन सब एक दो क्वेश्चन हम डाल दिए हुए ताकि आपका प्रीवियस ईयर का भी कवर हो जाए इसलिए। तो द एंगल मेड बाय मैग्नेटिक नीडल विथ हॉरिजेंटल इन दिस केस व्हेन द डीप सर्कल डज नॉट लाई अलोंग द मैग्नेटिक मेरिडियन। कहता है कि जब डीप सर्कल मैग्नेटिक मेरिडियन से नहीं लाई करते रहे, नहीं अगर मिला रहे, तब जो मैग्नेटिक नीडल का जो हॉरिजेंटल लाइन होता है उसे, उसको हॉरिजेंटल लाइन के बीच का जो कोण बनता है उसे हम लोग अपेरेंट एंगल ऑफ डीप बोलते हैं। उसी को आपको याद रखना पड़ेगा, इसको तो थोड़ा देख लीजिएगा, याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन कहता है भैया कि व्हाट डू मीन बाय अपेरेंट एंगल, अपेरेंट डीप। अपेरेंट डीप का मतलब क्या होता है, अपेरेंट डीप का मतलब, तो कहता है द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफी मेरिडियन, कि मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच के एंगल और ज्योग्राफी मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफी मेरिडियन के बीच का जो एंगल होगा ना किसी भी जगह पर, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग अपेरेंट डीप बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उसे अपेरेंट डीप बोलेंगे। और कब, तो जब व्हेन द डीप सर्कल डज नॉट लाई ऑन द मैग्नेटिक मेरिडियन। ये इसको केवल अपना एक्स्ट्रा में रूप में है, लेकिन याद रखिएगा दो क्वेश्चन है जो कभी पूछा गया था, लिख दिए हुए, लेकिन एक ही बार पूछा गया है, लेकिन इसका कोई मतलब बनता नहीं, आपको याद रखना पड़ेगा, दो क्वेश्चन आपको याद रखना पड़ेगा। तो भैया मैंने हिंदी इंग्लिश कंप्लीट दोनों भाषा में समझा दिया है, जहाँ चैप्टर में डाउट आ रहा है बताइएगा, और थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा, लिखिएगा, बार बार लिखिएगा तो याद हो जाएगा। थोड़ा रटने का काम कीजिए, प्रयास कीजिए कि जितना हो सके रटा जाए, याद किया जाए। कब कि भाई एक पहले बोले थे कि बोर्ड एग्जामिनेशन में मनली रटने का ही में खेला होता है, जितना आप याद कर सकते हैं रट सकते हैं, आपके लिए बेहतर रहेगा। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट के साथ बहुत ही जल्दी। भाई विजेता जो ज्वाइन होना चाहते हैं, इसका PDF लेना चाहते हैं, हमारे नंबर 6201359657 पर मैसेज या कनेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप या कॉल कर सकते हैं। ये आपको विजेता बैच का भी ऑफर 50% ऑफ चल रहा है, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।